हेलो बच्चों। देखिए, ये क्लास 11th का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी तक चैप्टर रहा है उनमें से एक है काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन का, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत एप्लीकेशन है। अभी अपन ने वर्टिकल मोशन पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले, अब पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक बात बता दूँ, ये लेक्चर बड़ा हो सकता है ना, ये लेक्चर टाइमिंग का है क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत है, तो आप लोगों को बिल्कुल पूरा देखना है। और उसके बाद में अगर एक बार में समझ नहीं आता तो दूसरी बार भी देख लेना है, ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कंसेप्ट बहुत रहते हैं और 11th के लिए थोड़ा नया भी रहता है। अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है, जितना जितना कोर मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, उसका रियल टाइम यूज प्रोजेक्टाइल मोशन में ही है। प्रोजेक्टाइल मोशन तो सारे बच्चे सबसे पहले मैं जो डेफिनेशंस लिख रहा हूँ उसको देखेंगे और फिर इसको अपन करते हैं आगे। कंसंट्रेशन लेवल को बना कर रखें। प्रोजेक्टाइल मोशन motion is experienced by an object by an object or particle that is thrown near the earth surface and moves along a curved path under the action of gravity only. This curved path is parabolic. ठीक है। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन नथिंग बट इट्स अ मोशन व्हेन a object thrown horizontal plane like earth। जैसे कि अर्थ से अपन कोई एक ऑब्जेक्ट जैसे बॉल लेते हैं, कोई फील्डर के पास बॉल पहुंचा तो वो बॉलर के पास बॉल कैसे पहुंचाता है, पर्टिकुलर सरफेस से उसको थ्रो करके। ठीक है, तो जो थ्रो करके बॉल जाता है वही जो है ना, तो जो बॉल जाता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है। ठीक है, तो अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन को करने के लिए अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए, बाय मैथमेटिक्स के द्वारा अपन इसका ज्योमेट्रिकल शेप बनाने की कोशिश करते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी बॉल को थ्रोन करने से पहले। जैसे अपन मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर इट्स एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट ये थ्रो किया यहाँ से। अब ऑब्जेक्ट लेट अस कंसीडर u वेलोसिटी से थ्रो किया है ना, इनिशियल वेलोसिटी u। सो ऑब्जेक्ट यहाँ से जाएगा, ऑब्जेक्ट इस तरीके से जाएगा, पर्टिकुलर रीच पर पहुँचेगा, पर्टिकुलर हाइट पर पहुँचेगा,
यहाँ पर, एंड देन ऑल्सो डाउन, नीचे की ओर गिरना चालू हो जाएगा, नीचे की ओर गिरना चालू हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अपन को यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये तो कंडीशन हुई, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, ये ओरिजिन था, ठीक है, ये ओरिजिन था। अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी u है, वो इनिशियल वेलोसिटी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी। देखिए दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी, और उन दोनों कंपोनेंट को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि फिजिक्स में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल, और एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल। सो हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड टू ग्राउंड रहता है, और वर्टिकल जो इस तरीके से रहता है। और ये चीज़ आप समझ भी चुके हैं, वर्टिकल मोशन अपन ने देखा है। तो मेरे यहाँ कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है बेटा, वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी, विच इज ux एंड विच इज uy। सो यू नो दैट ux इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हमेशा याद रखना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा वेलोसिटी का। मतलब इस u, ये जो u है ना, दो कंपोनेंट में डिवाइड हुआ, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। सो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ux, वो u cos थीटा रहेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट uy इक्वल टू u साइन थीटा रहेगा। ये अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी पर इसी पर आगे इसमें जो भी टर्म निकालते हैं इन्हीं की इसमें निकलती है। कहने का मेरा ये मतलब है कि वेलोसिटी 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो गई। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ सोचिए, जो ऑब्जेक्ट अपन ने थ्रो किया है ना, तो वो ऑब्जेक्ट स्पेस में चला गया, और वो जब स्पेस में चला गया तो वहाँ पर वेलोसिटी u जो थी वो दो तरीके से डिवाइडेड हो जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है, देखिए ये रेंज है, मैक्सिमम रेंज है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ था, इस ऑब्जेक्ट को अपन ने यहाँ तक कवर किया, तो ये मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। तो इसको मैं r से डिनोट करता हूँ, ये इसने मैक्सिमम रेंज कवर की है ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए इस कंडीशन तक यहाँ पर मैक्सिमम हाइट अटेंड की है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट अटेंड की है इस तरीके से। तो ये रेंज हो गई और ये हाइट हो गई। अच्छा, इसके बाद में एक चीज़ और है, देखिए अपन ने वर्टिकल मोशन में टाइम ऑफ एस्केंट और टाइम ऑफ डेस्केंट के विषय में डिस्कशन किया था। सो टाइम ऑफ एस्केंट और टाइम ऑफ डेस्केंट क्या होते हैं? टाइम ऑफ एस्केंट मतलब ऊपर, नीचे से ऊपर तक बॉडी पहुंचती है तो उसमें कितना समय लगा, और पर्टिकुलर एक मैक्सिमम रीच या पीक हाइट तक पहुंचती है, और एंड देन वहां से गिरना चालू होती। तो जिस पॉइंट से गिरना चालू होती है वो टाइम ऑफ डेस्केंट कहलाता है। सो हमने ये भी देखा था कि टाइम ऑफ एस्केंट और टाइम ऑफ डेस्केंट दोनों की इक्वल बराबर, दोनों में टाइम इक्वल था, है ना। अपन ने देखा था ना टी ए टाइम ऑफ एस्केंट टी ए और टाइम ऑफ डेस्केंट टी डी, और दोनों को अपन ने देखा भी था u/2g करके वो निकलता था, ठीक है, u/g करके निकलता था, u/g और टोटल टाइम 2u/g था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के यहाँ मैक्सिमम हाइट तक ये रहेगा टाइम ऑफ एस्केंट, और ये रहेगा टाइम ऑफ डेस्केंट। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो हाफ है, मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड कितना रहा, हाफ रहा, क्योंकि ये टाइम ऑफ एस्केंट तक का ही था। और यहाँ पर टाइम पीरियड क्या रहा, टाइम पीरियड टोटल रहा, टोटल टाइम। ये चीज़ भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब अपन वर्टिकल मोशन के ही फॉर्मूले का यूज़ करके इसके कुछ पैरामीटर्स का पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं अपन लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं टाइम ऑफ एस्केंट इक्वल टू क्या होता है, u/g, ठीक है, और विच इज इक्वल टू टाइम ऑफ डेस्केंट,
ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ वर्टिकल मोशन, अपन देखते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इन वर्टिकल मोशन, कैपिटल टी जो निकाला था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ वर्टिकल मोशन, वो क्या निकला था बेटा, वो निकला था 2u/g, 2u/g, ठीक है, क्योंकि u/g प्लस u/g टाइम ऑफ एस्केंट प्लस टाइम ऑफ डेस्केंट इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस केस में u/g, तो ये वर्टिकल मोशन था। अच्छा यहाँ पर देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u/y है, वर्टिकल कंपोनेंट u/y है ना, ये वाला, ये y वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब ये u/y कंपोनेंट का रहेगा, ठीक है। तो अपने पास में प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल टाइम पीरियड क्या आएगा, t इक्वल टू 2u/y की क्या वैल्यू थी, u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन g। ये आया पहला पैरामीटर प्रोजेक्टाइल मोशन का, विच इज क्या आया, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इन वर्टिकल मोशन, इस तरीके से, ठीक है। अब अपन मैक्सिमम हाइट पे आते हैं, अब अपन आते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इन वर्टिकल मोशन। अब देखिए मैक्सिमम हाइट ऑफ वर्टिकल मोशन जो h निकाला था, मैक्सिमम हाइट ऑफ वर्टिकल मोशन h निकाला था, वो क्या निकला था, वो निकला था u² / 2g, ये निकला था u² / 2g। इसका भी अपन ने डेरिवेशन किया है वर्टिकल मोशन में, सो वो निकला था u² / 2g। अच्छा इस केस में देखिए ये भी वर्टिकल मोशन का ही है, मतलब u किसका यहाँ पर y कंपोनेंट आएगा u का, ठीक है, u का y कंपोनेंट आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट के केस में u इक्वल टू u y, मतलब u y जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या, u साइन थीटा, सो u साइन थीटा अपॉन 2g, और u साइन थीटा का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ u² था। सो इन अ नेक्स्ट स्टेप h शुड बी u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इट इज़ अ पैरामीटर ऑफ हाइट एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ध्यान देना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो पैरामीटर फाइंड कर लिए, टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट, किसके केस में, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, ठीक है। जब अपने पास में मैक्सिमम हाइट आ गया, जब अपने पास में टाइम पीरियड आ गया, तो रेंज अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, रेंज अपन निकाल सकते हैं। तो रेंज के लिए, तो देखिए रेंज के लिए क्या रहेगा, रेंज मतलब ये डिस्टेंस ना, है ना, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और अपन को फाइंड करना है डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये रेंज कहलाती है। तो डिस्टेंस अगर निकालूंगा d इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ओके। सो d मतलब वही डिस्टेंस जो क्या है, रेंज है, r इक्वल टू हो जाएगा। देखिए बेटा स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, u cos थीटा रहेगी, है ना, और टाइम देखिए ये स्पीड है ना, ये वेलोसिटी दो कंपोनेंट में डिवाइड हुई थी, ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल था। रेंज किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, एक्स एक्सिस पर, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा, समझ रहे हो। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी u cos थीटा इनटू टाइम, कितना निकला है 2u साइन थीटा अपॉन g, 2u साइन थीटा अपॉन g। ये स्टेप सबको क्लियर है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट स्टेप ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u इंटू यू मिलके u², तो ये हो जाएगा 2u²
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैं अगर इसको इस तरीके से जमा लूँ, मतलब रेंज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर को अगर मैं पहले जमा लूँ तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। बट ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे आप मैथमेटिक्स में, एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैथमेटिक्स का यहाँ यूज करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, मतलब ये पूरी वेरिएबल साइन 2 थीटा बन जाएगी। मतलब आर जो अपने पास आएगा, आर आएगा वो आएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस पूरे के अपॉन में जी रहेगा और ये फॉर्मूला आया मैक्सिमम रेंज का, मैक्सिमम रेंज का। तो अपन ने आज 3 से 4 फॉर्मूले निकाले हैं। यहाँ पर देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये इंट्रोडक्शन है, मतलब अपन ने ये इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स ये पहला केस है, ये फर्स्ट केस होता है। ये इसमें एक केस और आएगा। देखिए पहला केस क्या था कि आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन से ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में फेंका कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। अब ये तो एक केस और बन सकता है, इसमें एक चेंज केस हो सकता है। चेंज केस मतलब अगर आप पर्टिकुलर हाइट पर ही हैं और फिर इसको थ्रो करेंगे तो उसके लिए कुछ अलग एक्सप्रेशन निकलते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अपन ने ये देखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में अपन कितना कुछ निकाल पाए हैं। अब यहाँ पर अपन कुछ एनालिसिस करते हैं प्रोजेक्टाइल का, कुछ एनालिसिस करते हैं प्रोजेक्टाइल का। कैसा एनालिसिस करते हैं तो इसको देख लेते हैं ज़रा। मैं हेडिंग डाल रहा हूँ एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल। एनालिसिस एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल करने का ये मतलब है यहाँ पर कि अपन एक बार एक्स एक्सिस का एनालिसिस करते हैं और एक बार वाई एक्सिस का एनालिसिस करते हैं। और इस एनालिसिस से अपन को क्या मिलेगा, देखो एक्स एक्सिस ये रहा, ये एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस रहा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में देखा जाए तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसकी वेलोसिटी क्या है, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन देखें बाय की, बाय में है ना, दैट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट में। सो बाय में, बाय एक्सिस में क्या होगा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस का यू एक्स था, बाय का यू वाई था। अच्छा इसके साथ में अपन देखो एक्सेलरेशन, हाँ यहाँ पर एक चीज़ अपन थोड़ा बताना मैं भूल गया कि जैसे ही ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो देखिए नीचे की ओर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती ही है, ठीक है। ये तो हमेशा ही लगेगा नीचे की ओर, जी तो वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अगर अपन अब निकालेंगे एक्सेलरेशन, अगर देखिए एक्सेलरेशन निकालें एक्स एक्सिस के केस में, एक्सेलरेशन निकाले एक्स एक्सिस के केस में, तो ए एक्स अगर मैं निकालो एक्सेलरेशन फॉर एक्स एक्सिस, ये 0 रहेगा। अब ये 0 क्यों रहेगा, ये चीज़ समझना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब तुमने फेंका है, ऑब्जेक्ट को जब तुमने फेंका है तो वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हुआ है। तो इस केस में यू एक्स जो है मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन बाय के केस में देखेंगे ए बाय की वैल्यू, एक्सेलरेशन ऑफ बाय ये -g रहेगी, ये समझना, यही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जब जा रहा है तो वो वर्टिकल मोशन में है, और वर्टिकल मोशन में है तो वर्टिकल कंपोनेंट बाय एक्सिस पर है, और वर्टिकल कंपोनेंट बाय एक्सिस से ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो वैल्यू g -g होगी। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होगा इस केस में, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, तो हम जानते हैं, यहीं पे मैं थोड़ा कर देता हूँ, एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है,
ठीक है। मतलब एस मतलब एक्स एक्सिस की बात है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस कितना हो रहा है, तो एस की जगह एक्स रख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू, देखो यू तो यू कॉस थीटा है, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, और इस केस में ये ज़ीरो है तो ये सिर्फ एक्स की वैल्यू यही आएगी, यू कॉस थीटा टी, मतलब मैक्सिमम रेंज इन एक्स एक्सिस। बाय को देख लें ज़रा, बाय को देखेंगे तो बाय के लिए वही एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन एस किसके केस में, बाय के केस में, मतलब अपन ऐसा देख रहा है ये इस केस में, तो ये हो जाएगा यू तो यू बाय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी, और ए की वैल्यू माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन टू हाफ, ठीक है, इस तरीके से। तो अपने पास में एनालिसिस करने पर एक्स एक्सिस की इतनी चीज़ें और बाय की इतनी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। वेलोसिटी और निकाल सकते हैं, देखो अपन ने इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस की है, दोनों केस का एक्सेलरेशन है, दोनों कंपोनेंट का, दोनों केस का डिस्प्लेसमेंट है, अब वेलोसिटी भी तो निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ये भी जानते हैं हम, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। वेलोसिटी इन केस x इक्वल टू यू कॉस थीटा, क्योंकि यू एक्स हो जाएगी यू कॉस थीटा, लेकिन एक्सेलरेशन तो है नहीं तो यही रहेगा, इस तरीके से। अच्छा, इस केस के लिए भी देखेंगे तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, और v मतलब अपन वी वाई के केस में देख रहे हैं, वी वाई इक्वल टू यू क्या है, यू साइन थीटा है, और एक्सीलरेशन माइनस जी टी है, ठीक है, माइनस जी और टी। सो अपने पास में कितने वेरिएबल, मतलब कम चीज़ें पता थी लेकिन अपन ने बहुत सी चीज़ों को पता कर लिया, ये होती क्वालिटी ऑफ फिजिक्स। और ये कितनी गोल्डन चीज़ है मैथमेटिक्स की, मैथ्स के द्वारा अपन ने कितनी चीज़ों को पता कर लिया, इनिशियल वेलोसिटीज़ का पता कर लिया, एक्सीलरेशन का पता कर लिया, डिस्प्लेसमेंट का पता कर लिया, वेलोसिटीज़ का पता कर लिया। मतलब अपने पास में दो पर्टिकुलर कोई दो वेरिएबल रहे तो अपन उनसे बहुत से वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। ये है क्वालिटी ऑफ मैथ्स। और अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। अब एनालिसिस करते हैं मैक्सिमम रेंज का। एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया, अब करते हैं एनालिसिस ऑफ मैक्सिमम रेंज। देखिए मैंने ज़्यादा डेप्थ में बताया, ये मैंने JEE नीट के डेप्थ में बताया, बाकी अगर अपन 11th के सर्कुलेट से देखे तो भी ऐसे ही बताना पड़ता, मतलब लेकिन मोटा मोटा बता के रटवा देते तो वो उसमें मज़ा नहीं आता, लेकिन इसमें एक चीज़ को देखना पड़ेगा। सो एनालिसिस ऑफ मैक्सिमम रेंज मतलब ये पता करना है अपन को, ये मैक्सिमम रेंज। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा अपने पास में, मैक्सिमम रेंज का कितना निकला, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला देखिए क्या निकला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम रेंज निकली है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये पता है अपन को, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो थीटा से पता चलेगा कि अपन कितनी रेंज पर पहुंच सकते हैं चीज़ों के। देखिए मैक्सिमम रेंज कब निकलेगी, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो, 1 हो, समझ रहे हो। और साइन 2 थीटा की वैल्यू कब 1 होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 45। क्योंकि अगर थीटा की जगह मैं 45 पुट करूंगा, साइन 2 इंटू 45 करूंगा, सो 45 टू जा 90, और हम जानते कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती, 1 होती। कहने का ये मतलब है कि थीटा अगर 45 होगा ना तो अपन को साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 मिलेगी, और साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 मिलने का मतलब है कि आर मैक्सिमम मिलेगा अपन को, आर जो है वो मैक्सिमम रहेगा यू स्क्वायर अपॉन जी। और यही तो चाह रहे थे अपन की आर मैक्स मिले अपन को। मतलब कहने का ये है अगर फिजिक्स की दृष्टिकोण से देखें तो ये जो थीटा है वो 45 एंगल से अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंकेगा तो वो अधिकतम दूरी तक जाएगा,
अब इस चीज़ का प्रैक्टिकल में अगर सामने होता तो करके भी दिखा देता कि एक बॉल को तुम थोड़ा हाथ झुका के नीचे की और फिर फेंको, 45 का एंगल बनाओ, बॉल दूर जाएगी। और 45 से अदर में आप कैसे भी एंगल बना लो, 30 बना लो, 60 बना लो, 90 में तो वहीं के वहीं रह जाएगा। 90 मतलब ऊपर की ओर ही फेंका और नीचे गिर जाएगी बॉल, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि क्वालिटी ऑफ मैथ्स के रीजन से अपन ने थीटा से पता कर लिया कि रेंज कितनी होगी। थीटा अगर 45 है तो मैक्सिमम रेंज होगी, ठीक। तो स्पेशल केस होता है थीटा, ये याद रखना। 45 का जो है स्पेशल केस होता है। तो अपन ने आज काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन 11th क्लास का। आज ही हो गया है क्लास 11th NCERT। सारे बच्चों को अगर पसंद आए वीडियो तो पर्टिकुलर एक एक बच्चा लाइक भी करना और कमेंट भी करना, ठीक है। और आज के लिए अपन रहने देते हैं इतना। बाकी अपन जब प्रोजेक्टाइल मोशन की न्यूमेरिकल करेंगे फिर मैं वीडियो क्रिएट करूँगा। सो आज के लिए काफ़ी है बेटा, थैंक यू।